गुड मॉर्निंग बच्चों। काइनेमेटिक्स अपनी चल रही थी और काइनेमेटिक्स के अंदर हमने आर्टिकल नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन की बात करी और आर्टिकल नंबर 2 के अंदर हमने पहली चीज पढ़ी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखे। हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सवाल करते समय पर भी सवाल में भी पूछा हो कि फाइंड डिस्टेंस, तो अपने आप को जवाब देना है कि एक्चुअल पाथ निकालना है। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। पर यह ध्यान रहे, जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तब ऑप्शंस को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अगर है तो फिर आपको डायरेक्शन भी निकाल कर देनी होगी। ठीक है। और दूसरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन आपको बताया ही था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 जिसके अंदर हम लेंगे बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी को। स्पीड एंड वेलोसिटी बड़ी ही काम की चीज है बच्चों, आगे चलकर बहुत यूज कर रहा है इन सब का अपने को। तो चलिए सबसे पहले देखिए यार स्पीड क्या होती है बच्चों। स्पीड की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोला भाई मैंने? डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। कोई पार्टिकल यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसको हमने बोला है बच्चों स्पीड। सपोज कोई पार्टिकल यहां से चला बच्चों, कोई पार्टिकल मान लीजिए पॉइंट ए, पोजीशन ए से चला, इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहां पर आ गया बी पॉइंट पर, और जो पाथ उसने कवर किया है उस पाथ की डिस्टेंस जो है उसको मैं डेल्टा एक्स कंसीडर कर रहा हूं इन टाइम डेल्टा टी के अंदर बच्चों। ये जो पाथ इसने बनाया ये डिस्टेंस है, पाथ लेंथ, वो मैंने मान लिया है डेल्टा एक्स है और टाइम लिया उसने डेल्टा टी का। तो स्पीड, देयरफॉर स्पीड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पीड होगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां स्पीड को हम लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस हमारी है डेल्टा एक्स और टाइम हमारा है डेल्टा टी के बराबर। यह बन गया बच्चों स्पीड का फॉर्मूला। अब देखिए जरा ध्यान से, डिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों मीटर और टाइम की यूनिट ऐसा ही यूनिट होती है सेकंड। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा बच्चों तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ही दिया जाता है, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। चलिए बच्चों अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशन की, वैसे तो आप यूनिट डायमेंशन के अंदर ये सब चीजें जानते हो, मास का कोई रोल नहीं है यहां पर, तो m की पावर 0, डिस्टेंस मतलब लेंथ, l की पावर 1, टाइम नीचे से ऊपर जाएगा, t की पावर -1, ये इसकी डायमेंशन भी बन गई बच्चों। पर अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, दो बातें होंगी। पहली बात, स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग पार्टिकल, और टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है बच्चों। डिस्टेंस मूविंग पार्टिकल के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मूविंग पार्टिकल के लिए स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल के लिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी बच्चों, पहली काम की बात। दूसरी बात, speed depends on distance. Distance is a scalar quantity and time is also scalar.
तो स्पीड भी क्या मिलेगा बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। और आपको पता है कि अगर स्केलर क्वांटिटी है तो नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो स्पीड से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी कि स्पीड कोई भी मूविंग पार्टिकल के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी। ध्यान रहे, कैलकुलेट करते समय पर स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए आपकी। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। बच्चों टाइप्स ऑफ स्पीड, पहले हम स्पीड और वेलोसिटी के थ्योरेटिकल चीजों को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहली स्पीड होती है बच्चों हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, नाम से ही काम को समझना है। यूनिफॉर्म स्पीड को ही कहा जाता है बच्चों कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, और कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई चेंज ना हो। तो भाई अगर एक जैसी है तो ही तो उसमें चेंज नहीं होगा ना, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड को ही कहा जाता है कांस्टेंट स्पीड। कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड बोले सर यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है, इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट स्पीड इसका क्या मतलब? अरे भाई सेम मतलब है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलरिटी होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो जब सिमिलरिटी होगी तो ही तो चेंज नहीं मिलेगा ना भाई। आज आपकी हाइट अगर मान लो इतनी है, जैसे कि मैं कहूं मेरी हाइट इतनी है, 10 साल के बाद भी इतनी है, तो मेरी हाइट में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो मतलब मैं एक जैसी हाइट का व्यक्ति हूं। ठीक ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर क्वांटिटी एक जैसी है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम कहेंगे क्या? डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, समझिएगा। स्पीड का खेल है डिस्टेंस और टाइम का खेल। स्पीड का खेल है डिस्टेंस और टाइम का खेल। अब आपको बनानी है यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब एक जैसी स्पीड। तो मैं अगर यह कहूं बच्चों, इसको पहले समझ लो। मान लो कि मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, यहां से चलना मैं शुरू करता हूं। मैंने 2 कदम चले मान लो 1 सेकंड के अंदर, फिर अगले 2 कदम रखे 1 सेकंड के अंदर, फिर अगले 2 कदम रखे 1 सेकंड के अंदर। तो आप कहेंगे सर आप एक जैसा ही चल रहे हो, हर 1 सेकंड के अंदर 2 कदम ही ट्रेवल करते हो। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डेफिनेशन क्या बन गई बच्चों? इक्वल डिस्टेंसेस कवर्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नॉन एज यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाकर समझाऊं अगर आपको, कि मान लो आपके पास ये टाइम के 3 इक्वल इंटरवल्स है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ये भी 1 सेकंड का, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल, ये भी 1 सेकंड का इंटरवल। इस पहले 1 सेकंड में पार्टिकल अगर 10 मीटर चलता है तो अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर ही चलेगा, उसके अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर ही चलेगा। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई जरूरी नहीं है कि मैं 1-1 सेकंड का इंटरवल लूं, मैं कह भी सकता हूं 10 मीटर इन 2 सेकंड, 10 मीटर इन 2 सेकंड, 10 मीटर, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, पर यह कोई नेसेसरी नहीं है कि 1-1 सेकंड के टाइम इंटरवल हो। तो यहां स्पीड अगर देखोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर जगह पर उसकी स्पीड कैसी है बच्चों? एक जैसी स्पीड है। पर इस यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं अब, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, सवाल पूछा गया, ये थ्योरेटिकल बातें ध्यान रखना, थ्योरेटिकल बातों का जवाब देना बहुत मुश्किल काम होता है। न्यूमेरिकल तो एक फिक्स पैटर्न के होते हैं बच्चों, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है, क्योंकि बहुत सोचना पड़ेगा, हर तरीके के एंगल से सोचना पड़ेगा आपको।
क्वेश्चन पूछा गया, पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देन एक्सेलरेशन। छोटी क्लास में आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है बच्चों। ऑप्शन देगा इस प्रकार से, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, नन ऑफ देम। अब बच्चा कहेगा यार स्पीड यूनिफॉर्म है, एक जैसी, तो कोई चेंज तो है नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। और आप फंस गए, आंसर गलत गया आपका। इसका आंसर होगा एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। बोलो सर ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताता हूं आपको। मैंने सिर्फ आपसे ये बोला कि पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देन एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताओ कि क्या कोई ये बता सकता है, अगर मैं कहूं मान लो कि एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, क्या आप में से कोई ये बता सका कि वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है? क्योंकि स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का तो कोई कंसेप्ट इसमें है नहीं। तो क्या आप ये बता पाए इस स्टेटमेंट से कि वो पार्टिकल या वो पर्सन किस पाथ को फॉलो कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता पाए, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, आप भी नहीं बता पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो था कि पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्टेटमेंट पाथ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है ये। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते भाई कि तू या तो हमें कंफर्म कर कि किस पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो हम कंफर्म्ड आंसर बताएंगे। पर इस स्टेटमेंट से कहीं पर भी दूर दूर तक हमें यह पता नहीं चल रहा कि पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर भी ऐसा होगा कि वो संतुष्ट हो जाए। हमारा आंसर होगा कि भैया तू पाथ या तो कंफर्म कर, तो हम कंफर्म आंसर दें। पर तू पाथ कंफर्म नहीं करेगा तो हमारा आंसर होगा भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अब अगर इसी को मैं ऐसे पूछ लेता बच्चों, पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब पाथ कंफर्म किया कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो कोई चेंज ही नजर नहीं आएगा। तो आप जवाब दीजिए मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, कि एक्सेलेरेशन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, एक्सेलेरेशन नहीं होगा। पर अगर मैं यह कहता सवाल के अंदर कि पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से भी जानते हो, कि पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो भैया आप सबने ये बात तो पढ़ी होगी कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अगर मूव करता है तो एक फोर्स मस्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जहां फोर्स होगा बच्चों वहां एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि F = ma पढ़ा है आपने। तो यहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन इंपॉर्टेंट बातें मिल गई है। पहली, व्हेन पार्टिकल moves with uniform speed, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पाथ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, पाथ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, पाथ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, देन एक्सेलरेशन may or may not be present, एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान रहे, पार्टिकल अगर सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है, कोई पाथ वहां पर नहीं है, तो फिर आप बोलोगे एक्सेलरेशन वहां प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन पार्टिकल moves on straight line path, यहां पाथ डिफाइन किया गया है विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड भी यूनिफॉर्म दी गई है, देन एक्सेलरेशन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट,
नॉट बी प्रेजेंट, तब एक्सेलेरेशन प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों, या आप कह सकते हो एक्सेलेरेशन जीरो होगा, एक्सेलेरेशन जीरो होगा। पर अगर वो बोलता है कि व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, फिर पाथ को डिफाइन किया गया है विद यूनिफॉर्म स्पीड, then acceleration must be present in form of centripetal acceleration की फॉर्म के अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। तो बच्चों ये एक नहीं, दो नहीं, तीन स्टेटमेंट हैं, एक तरीके से तीन सवाल हैं आपके लिए, ये ध्यान रखना। तो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट पाथ के यूनिफॉर्म स्पीड के साथ साथ स्टेटमेंट को डिफाइन किया है नहीं किया है। अगर स्टेटमेंट डिफाइन नहीं है तो जवाब होगा मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर स्टेटमेंट डिफाइंड है और वो स्ट्रेट लाइन है तो मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। स्टेटमेंट मतलब पाथ डिफाइंड है पर वो सर्कुलर पाथ है तो फिर मस्ट बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म स्पीड से बाहर कोई भी अब इससे सवाल बाहर नहीं जा सकता। ये तो बात हुई बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड की। चलिए दूसरी बात करते हैं बच्चों। अब दूसरी स्पीड होती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। बिल्कुल यूनिफॉर्म का उल्टा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जिसमें वेरिएशन दिखाई दे आपको, तो इसको मैं वेरिएबल स्पीड भी कहता हूं। वेरिएबल स्पीड, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिएबल कहते हैं। एक ही बात होती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर मान लो यहां से चलना शुरू करता हूं, पहले 1 सेकंड में 2 स्टेप चला, पता चला अगले 1 सेकंड में मैं 4 स्टेप चल गया, फिर पता चला मैं 1 स्टेप चला, फिर पता चला मैं 10 स्टेप चल गया, तो आप तुरंत कह दोगे, बोले सर कभी तो आप स्लो चलते हो, कभी आप फास्ट चलते हो, कभी बहुत ही स्लो चल रहे हो और कभी बहुत ही फास्ट चल रहे हो, एक जैसा नहीं चल रहे हो सर आप। क्लियर है ना? प्रैक्टिकली बात समझा रहा हूं आपको। इसका मतलब हुआ कि मैं डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व कर रहा हूं एक यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर, कि पहले मैं 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर चला, 2 कदम चला, फिर पता चला मैं 5 कदम चल गया, फिर पता चला मैं 1 कदम ही चला, हर 1 सेकंड के अंदर। क्योंकि मैं डिस्टेंसेस अनइक्वल कवर कर रहा हूं पर इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा हूं, तो मेरी डेफिनेशन बन गई अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन यूनिट टाइम या इक्वल टाइम इंटरवल्स, और इक्वल टाइम इंटरवल्स कह लीजिए आप, रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अब यहां पर मैं अगर डायग्राम बनाता हूं, 3 इक्वल टाइम इंटरवल्स को मैंने कंसीडर किया बच्चों। टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। मान लो ये 1 सेकंड का इंटरवल, ये 1 सेकंड का इंटरवल, ये 1 सेकंड का इंटरवल, पर पहले 1 सेकंड में मैं चला 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में मान लो चला मैं 5 मीटर ही चला, अगले 1 सेकंड में मान लो 20 मीटर चल गया, तो आप कहेंगे सर कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी बहुत फास्ट। तो स्पीड जो है वो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इस इंटरवल की स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड, इस इंटरवल को 5 मीटर पर सेकेंड, इस इंटरवल को 20 मीटर पर सेकेंड। तो हर जगह पर स्पीड आपकी एक जैसी नहीं है।
और आपको पता है कि वेरिएशन अपने आप कभी भी नहीं आता है। वेरिएशन जब भी आएगा, कोई पार्टिकल अपने आप थोड़ा अपनी स्पीड को चेंज करा, उसमें कोई इंजन थोड़ा लगा हुआ, कोई मोटर थोड़ा लगी हुई है यार, कि एक बॉल आपने लिया साहब लुढ़का दिया। बॉल की इच्छा हुई कि साहब मैं तेज हो जाऊं, बॉल की इच्छा हुई कि मैं स्लो हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक फुटबॉल आपने ली, उसको लुढ़का दिया आपने, यार इसकी स्पीड बढ़ानी है, लात मार दिया आपने, यानी आपने फोर्स लगा दिया, यानी वो एक्सेलरेट हो गई। या कहीं से लुढ़कती हुई आ रही है, आपने हल्का सा हाथ लगा दिया, स्पीड स्लो हो गई। यानी कि जब जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, तब तब एक्सेलेरेशन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो यहां कोई से भी बात पर चले, चाहे वो किसी भी बात पर चले, स्पीड में अगर वेरिएशन है तो अपने आप वेरिएशन नहीं आता है बच्चों। स्पीड में वेरिएशन तभी आएगा जब कोई एक्सेलरेशन या कोई रिटार्डेशन वहां पर प्रेजेंट होगा। तो अगर सवाल बन जाए यहां पर कि पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देन एक्सेलरेशन, तो जवाब होगा मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात मिली, इस बात को भी आप यहां नोट लगाकर लिख लीजिएगा। व्हेन पार्टिकल मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, then acceleration must be present, होगा ही होगा बच्चों। तब कोई भी पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन वहां प्रेजेंट होगा ही होगा। यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तीसरे नंबर की हमारी स्पीड होती है बच्चों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय पार्टिकल टू टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traversed by particle to total time taken by particle। टोटल टाइम के अंदर टोटल कितने डिस्टेंस को कवर किया है उसने। एवरेज स्पीड को या तो आप ऐसे लिखेंगे बच्चों v एवरेज, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे एक सिंबल बनाओगे और v लिख दो, ये एवरेज का सिंबल होता है। और इसको लिखेंगे आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जहां कहीं भी, जैसे अब सिंपल समझिएगा, इसमें भी मिसकंसेप्शन होते हैं। मान लो मैंने कहा कि एक ट्रेन कोटा से चली, भाई मैं कोटा का हूं इसलिए कोटा का नाम पहले ले लेता हूं, ठीक है। एक ट्रेन मान लो कोटा से चली मुंबई की तरफ। जिस समय पर ट्रेन चली उस समय को अपन t=0 मान लेते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग पोजीशन है। अब वहां से ट्रेन चली और मान लो 1 घंटे के बाद वो पहुंच गई रामगंज मंडी स्टेशन पर। वहां जाकर रुकी, 5 मिनट रुक गई मान लो, फिर वहां से चली, फिर मान लो 1 घंटा चली, नागदा स्टेशन पहुंच गई, फिर वहां मान लो 10 मिनट रुक गई, फिर चली साहब 1 घंटा, फिर रतलाम स्टेशन पर जाकर रुक गई, फिर 10 मिनट रुक गई, फिर सूरत जाकर रुक गई, फिर 10 मिनट रुकी, 1-1 घंटे के अंदर जाती जा रही है। पता चला मुंबई पहुंच गई। अब आपसे कहा जाए और आपको यह भी बता दिया जाए कि कोटा से मुंबई के बीच की डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। कितनी? 400 किलोमीटर। और कहा जाए कि भैया ट्रेन जो है वो 5 घंटे में पहुंची है, ऐसा बोल दिया आपको, जिसमें इंक्लूडिंग वो रुकने का भी टाइम है।
हम तो केवल जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहां का टाइम देख रहे हैं और डेस्टिनेशन का टाइम देख रहे हैं। बीच में रुकी चली क्या किया हमें से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ। मान लो 5 घंटे में पहुंच गई, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो तुरंत अपने को एवरेज स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 400 डिवाइडेड बाय 5 आवर, 400 किलोमीटर यहां 5 आवर, तो तुरंत आप 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर चली बच्चों। यही कहोगे आप, क्योंकि 400 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 80 किलोमीटर, क्योंकि 8 पंजे 40, 80 किलोमीटर पर आवर। 400 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी 1 घंटे के अंदर वो ट्रेन 80 किलोमीटर चली है। हमें बीच के टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ये मालूम है टोटल कितने टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस को उसने कवर किया है, वो हमें देखना है। मान लो कि वो ट्रेन, मान लिया अपन ने ऐसे कि मान लो 2 घंटे में पहुंच रही होती 400 किलोमीटर, तो आप करते 400 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सीधा सीधा आप कर देते 200 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई ट्रेन मान लो 2 घंटे में ही 400 किलोमीटर जा रही है और अगले दिन मान लो 5 घंटे में पहुंची, तो आप तुरंत यार आज ट्रेन स्लो चलकर आई है, क्योंकि टाइम ज्यादा ले लिया है उसने, स्लो चलकर आ रही है। इसका मतलब उसकी एवरेज स्पीड आज कम थी भाई। कल तो वो थी 200 किलोमीटर पर आवर से, आज तो वो 80 किलोमीटर पर आवर से, तभी तो 5 घंटे लग गए उसको। यह है बच्चों एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। और लास्ट स्पीड हमारी होती है बच्चों 4th नंबर पर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड भाई, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। Speed of a particle at a particular instant of time. Instant of time. टाइम के पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब समझिएगा बात को ध्यान से। इंस्टेंट जो होता है जो कितना बड़ा टाइम होता है। जनरली अगर आपने ऐसे लिख दिया स्पीड को कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जैसा कि यहां फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो डेल्टा टी इज ए इंटरवल, नॉट ए इंस्टेंट। डेल्टा टी इज ए इंटरवल, और इंटरवल पर कोई भी चीज कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा एवरेज आएगी। वो हमेशा क्या आएगी? एवरेज। पर मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए बच्चों, एक इंस्टेंट पर। आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कौन करता है? माइलोमीटर। गाड़ी चला रहे हो आप, ऊपर एक मीटर लगा होता, वही होता माइलोमीटर। गाड़ी जब आप चलाते हो तो आप कैसे, पीछे वाला पूछता है अरे कितनी स्पीड से, अरे यार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो 60 के कांटे पर है, तो आप बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल देंगे हम। कहता नहीं यार 120 से चला, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस बाइक की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर को शो कर रही है। तो पर्टिकुलर एक इंस्टेंट है, इंस्टेंट मतलब एक पल। अब एक पल का समय कितना होता है? इतना कम होता है बच्चों, जो जीरो तो नहीं होता पर जीरो से कम भी नहीं होता। अच्छा क्या मतलब इसका? जीरो तो नहीं होता, जीरो से कम, जीरो के मतलब उसका मतलब यह हुआ कि वो टाइम इतना कम है कि उसको जीरो तो नहीं कह सकते पर लगभग जीरो के बराबर जरूर होता है। जैसे मैं अगर कहूं मान लो 1 सेकंड का इंटरवल, 1 सेकंड, आप कहते हैं 1 सेकंड ही बहुत कम होता है। पलक झपकाओ 1 सेकंड पूरा, पलक झपकाओ 1 सेकंड पूरा हो जाता है। तो ये भी तो एक, जी नहीं, 1 सेकंड एक इंटरवल है, एक इंटरवल। जैसे मैं अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
यानी कि 1 सेकंड के अंदर 300 लाख किलोमीटर चली जाती है वो। इसके साथ 8 जीरो लगा दो यार, तो 300 5 जीरो का 1 लाख बन जाता, तो 300 लाख, यानी 1 सेकंड के अंदर 300 लाख किलोमीटर। और 1 सेकंड मतलब पलक झपकाओ और 300 लाख किलोमीटर चली जाए, इतनी तेज स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो 1 सेकंड तो एक इंटरवल है यार बच्चों। 1 सेकंड वो, जैसे मैं कहूं मान लो कि पार्टिकल कोई चला 0.00000000001 सेकंड। अब इसको क्या बोलो सर, ये तो लगभग जीरो ही है, पर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। इस समय को आप बोलोगे इंस्टेंट। तो आपको यहां पर शो करना पड़ता है कि जो हम लिमिट लगाएंगे यहां पर, कि हम टाइम की एक लिमिट कर रहे हैं कि वो टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो है। और जब आप लिमिट लगा देते हो बच्चों, तो स्पीड हमारी बन जाती है v इंस्टेंटेनियस बराबर dx बाई dt। डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है dx बाई dt, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी उस डिस्टेंस को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। या कहो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये था हमारे पास बच्चों स्पीड का कंसेप्ट, जिसमें 4 तरीके की स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया। और अब लेते हैं अपन वेलोसिटी का कंसेप्ट। चलिए बच्चों, तो स्पीड का काम आपने देखा पूरा हो गया। अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बड़ी खतरनाक टर्म है, संभल कर काम करना पड़ता है। यहां पर डेफिनेशन मिलती जुलती है, वो अलग बात है। स्पीड की थी डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम, यानी कि सिंपल देयरफॉर करके मैं लिख सकता हूं बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला तो बना दिया मैंने, पर समझिए अब जरा ध्यान से। सपोज कोई पार्टिकल इस पोजीशन ए से मूव करता है, किसी भी पाथ के अलोंग मूव करता हुआ पहुंच गया यहां पर पोजीशन बी पर, इन टाइम डेल्टा टी, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया है। बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स बाय पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चों? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ आपने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, और वो है सपोज डेल्टा एस वेक्टर। ये नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ये तो पाथ लेंथ है भाई, डिस्टेंस से, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी को भी लेटर वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? डेल्टा एस वेक्टर। और टाइम कितना लगा भाई? डेल्टा टी। साफ दिखाई दे रहा है बच्चों की वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है यार बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है कि जहां वेक्टर क्वांटिटी आती है और लफड़ा शुरू होता है डायरेक्शन का, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी भाई? डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, इस पर डिपेंड कर रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी की होगी। तो पहली काम की बात, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज लिख दिया, ध्यान रखना। जहां फिजिक्स स्पेशली मैकेनिक्स के अंदर मैं ऑलवेज वर्ड लगाता हूं ना, तो इस ऑलवेज का मतलब क्या है? इस ऑलवेज का मतलब वैसे सर हमेशा, अरे यहां इस ऑलवेज का मतलब होता है दिमाग नहीं लगाना है।
क्योंकि आपने दिमाग लगाए थे, सो ऑलवेज का मतलब ही गलत कर दोगे आप। दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, जहां ऑलवेज वर्ड मैंने लगा दिया। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज along with डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसके अलोंग वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट ये है भाई, तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन के अंदर है, इस पूरे ए से लेकर बी तक के मोशन के अंदर। दूसरी बात, कई जगह पर लिखा होता है बच्चों, समझिएगा ध्यान से, कि एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड है, या कभी लिखा होता है +10 मीटर पर सेकेंड है। अब बच्चा यहां प्लस माइनस का मतलब ही नहीं समझ पाता है। वो कहता है सर -10 का मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, +10 का मतलब हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन ऑफ वेलोसिटी? साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? तो सुनिए ध्यान से, साइन ऑफ वेलोसिटी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। केवल और केवल वेलोसिटी को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो ध्यान रखना। वेलोसिटी का साइन वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो अलग बात है कि आपने लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है तो आप पॉजिटिव मान लो, राइट साइड को नेगेटिव मान रखा है तो या नेगेटिव मान लीजिए आप। इन जनरल साइन कन्वेंशन हमारा कहता है राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, फॉरवर्ड पॉजिटिव, बैकवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इन जनरल साइन कन्वेंशन ये कहता है। पर फिजिक्स में एक खास बात यह है कि दो चीजें ऐसी है बच्चों जो कभी भी किसी और पर डिपेंड नहीं, अपने ऊपर डिपेंड करती है। दो ही चीजें ऐसी सिर्फ फिजिक्स के अंदर जो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज है साइन कन्वेंशन और दूसरी चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो चीजें ऐसी जो हमारे ऊपर डिपेंड कर सकती है। अब जैसे मैं कहूं यार ये पेन, इस पेन को देखने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा सर ये पेन आपके हाथ में है, दूसरा कह रहा नहीं सर, बोले ये पेन जमीन से 4 फीट की हाइट पर है। तो एक व्यक्ति का नजरिया मेरे हाथ में है, दूसरे व्यक्ति ने जमीन से इतनी हाइट पर है, तीसरा बोला नहीं सर जो आपके सामने ग्लास है उससे 2 फीट पीछे है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर व्यक्ति अलग अलग कंसीडर करने के लिए आजाद है भाई। मैंने तो ना मना की, मैंने तो सिर्फ पूछा पेन की पोजीशन बताओ कहां है। तो इस पेन की पोजीशन को बताने के लिए सबने अपने अपने हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर किया है। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने की आजादी है आपको, आप जिसको चाहे उसको मानो। दूसरा साइन कन्वेंशन, स्टैंडर्ड वो अलग बात है कि हम इन जनरल ऐसा मानते हैं कि साहब राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, पर ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि राइट साइड को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। आप चाहो तो नेगेटिव मानो ना, कौन मना कर रहा है आपको यार, ठीक है। तो ये दो चीजें ऐसी जो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। पहली काम की बात मिली कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या किधर होती है भाई, ऑलवेज अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कि साइन ऑफ वेलोसिटी इंडिकेट्स, ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और तीसरी बात, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, वो मैं यहां लिख ही चुका हूं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये तीन बातें बड़ी काम की हैं जो आगे चलकर आपको रुला सकती हैं अगर ये पता नहीं होंगी तो। सवालों के अंदर उलझ जाओगे, इसलिए ये बात टिप्स पर होनी चाहिए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। वेलोसिटी का साइन वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं ऑब्लिक में लिख देता हूं यहां, और रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी का साइन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन को बता रहा है, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है।
तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट करता है कौन? वेलोसिटी का साइन। और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये तो बात हुई इन जनरल वेलोसिटी की। अब बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के। बच्चों आ जाइए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहली वेलोसिटी होगी बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसा मैंने आपसे कहा, यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। नाम से काम समझ में आना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, कांस्टेंट का मतलब जिसमें कोई चेंज ना हो। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी हम कहते हैं ना, एक जैसी चीज है। कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई चेंज ना हो। और बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, पर हमेशा ध्यान रखना वेलोसिटी वर्ड जहां आ जाए तुरंत दिमाग में आना चाहिए यार ये वेक्टर है, वेक्टर। और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कोई वेक्टर कब यूनिफॉर्म हो सकता है? वेलोसिटी मतलब वेक्टर, वेलोसिटी को यूनिफॉर्म करना है आपको, मतलब वेक्टर को यूनिफॉर्म करना है। वेक्टर यूनिफॉर्म कब हो सकता है? वेक्टर यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदले ना उसकी डायरेक्शन बदले। ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो ही जाकर वो वेक्टर यूनिफॉर्म बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। मान लो मैं जैसे यहां से चल रहा हूं यार, एक सेकंड के अंदर मैं चला पहले इस डायरेक्शन में, फिर अगले एक सेकंड में चल दिया इधर, तुरंत कैसा डायरेक्शन बदल दी आपने, तो फिर यूनिफॉर्म का हुई वही बात। मैं अगर इसी डायरेक्शन में चलता रहता और एक ही जैसी स्पीड से चलता रहता तो आप कहते सर यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी होगी आपकी। यानी कि देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड direction of velocity represent uniform oblique constant velocity। ना मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हो ना डायरेक्शन में कोई चेंज हो तो ही वेलोसिटी कैसी होती है बच्चों? यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। जैसा स्पीड में सवाल बना वैसा के वैसा ही सवाल यहां पर भी बनता है, इसलिए उसको हम इंपॉर्टेंट नोट लगाकर यह बात यहां पर लिख देते हैं। क्या कि व्हेन पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन। अरे भाई, ना मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना डायरेक्शन में कोई चेंज। जब चेंज ही नहीं है किसी प्रकार का तो कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो when particle moves with uniform velocity, then acceleration must not be present. Must not be present. एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। कब? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। ये पहली काम की बात है इसकी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी काम की बात बताता हूं आपको। दूसरी काम की बात क्या है कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड and magnitude of instantaneous velocity are always remain same। सब एक जैसे होते हैं। थोड़ी सी टिपिकल बात है पर थोड़ी देर के बाद सब समझ में आ जाएगी। अभी मैं लिख देता हूं कि when particle moves with uniform velocity, then क्या? Average speed is equals to mod of average velocity is equals to instantaneous speed is equals to mod of
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यह स्टेटमेंट करेक्ट तभी हो सकता है जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, तभी करेक्ट माना जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप एवरेज स्पीड के बारे में तो जानते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानते हो, पर अभी आपने एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पढ़ा नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर के बाद मैं वापस से आपको समझाऊंगा। पर हां, इतना कंफर्म है कि पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उस कंडीशन में चाहे एवरेज स्पीड हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो, सब कुछ सेम हो जाता है। ये तो बात हुई बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी सेकंड नंबर, नॉन यूनिफॉर्म या कहो वेरिएबल वेलोसिटी। जहां नाम आ गया वेरिएबल, मतलब वेरिएशन दिखना चाहिए भाई। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं होना चाहिए, वेरिएबल मतलब वेरिएशन दिखना चाहिए। अब किसमें वेलोसिटी में यार, वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, चाहे डायरेक्शन में चेंज आ जाए, या दोनों में चेंज आ जाए, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। Well, either magnitude of velocity or direction of velocity or both are changed represent non-uniform velocity. When either magnitude of velocity or direction of velocity or both are changed, represent non-uniform oblique variable velocity। और सीधी सी बात है, जहां वेरिएशन आएगा अपने आप कभी नहीं आ सकता कि साहब हमने बॉल को लुढ़काया और बॉल की इच्छा हुई कि मैं इधर नहीं इधर जाऊं, अपने आप कैसे जाएगी यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। जैसा कई बच्चे कहते हैं कि बोले सर बॉल अपने आप तो चेंज होती है सर, जैसे क्रिकेट में स्विंग होती है, स्विंग, बॉलर फेंकता सीधा है पर पता चलता है बैट्समैन खेल रहा है वो बाहर निकल गई, आउट स्विंग बोलते हैं सर उसको हम, पता चला बाहर से अंदर की तरफ आ जाए, इन स्विंग बोल देते हैं। बोले सर वो अपने आप ही तो चेंज होती है। अरे नहीं भाई, वहां पर जाकर मैग्नस इफेक्ट जनरेट होता है, जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर आपको बताया जाएगा कि कैसे बॉल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। बॉल को रोटेट करते हुए बॉल को आगे फेंकना पड़ता है, बॉल अपने एक्सिस पर रोटेट होती है और आगे भी बढ़ती है, ऐसे या ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगी। तो बॉल के रोटेशन से उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल जो होती है दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होती है, और वेलोसिटी ऑफ विंड पीछे की तरफ होती है। तो एक साइड पर बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होती है और एक साइड पर वेलोसिटी कम होती है, और वेलोसिटी चेंज की वजह से प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। उसी को बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट, जो आगे आएगा। तो ये यहां पर हम कह सकते हैं, नोट लगाकर ये बात बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। व्हेन पार्टिकल moves with variable velocity, then acceleration must be present। होगा ही होगा फिर तो, क्योंकि अपने आप चेंज कभी आ नहीं सकता। पर कई बार इस वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन को लेकर बच्चों के मन में एक उलझन रहती है बच्चों, तो मैं इसकी जगह पर एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपको बता देता हूं। प्रैक्टिकल डेफिनेशन, उसको नोट नंबर सेकंड में आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिकल डेफिनेशन। प्रैक्टिकल डेफिनेशन कि अगर वेलोसिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो, इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ another physical quantity, represent
वेरिएबल वेलोसिटी लिख लेना, रिप्रेजेंट वेरिएबल वेलोसिटी। मैं केवल बता रहा हूं कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम अगर है, जैसे कि मैं कहूं वेलोसिटी की वैल्यू t² + 2t-4, तो आप टाइम की वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करेंगे वेलोसिटी अपने आप चेंज होगी। जरूरी नहीं कि टाइम पर ही डिपेंड करे यार। वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे दी जाए 2x² - 1/2x + 1, ऐसे दे दिया मैंने। अब आप x को बदलो, वेलोसिटी की वैल्यू बदलेगी। तो ये भी एक क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। तो हमारे न्यूमेरिकल्स में तो ऐसे ही मिलेगा आपको ना, ऐसे थोड़ा लिखा हुआ मिलेगा। न्यूमेरिकल तो ऐसे ही आएगा कि पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू एंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन दैट, v की वैल्यू दे दी। अब आपसे पूछ लेगा एक्सेलरेशन, भैया उसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको ऐसे ही मिलेगा, किसी न किसी का फंक्शन बनकर मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है हमारे लिए कि वेलोसिटी अगर किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का फंक्शन बनकर आए तो समझ लो कि वो वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है। और वेलोसिटी जहां वेरिएबल है वहां तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ये बात हुई अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। चलिए दो बाकी और हैं, करते हैं उसको भी। चलिए बच्चों, दो वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेरिएबल कह लो नॉन यूनिफॉर्म को, कांस्टेंट कह लो यूनिफॉर्म को। अब तीसरे नंबर पर हमारी आती है एवरेज वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी, जिसको आप बच्चों वी एवरेज वेक्टर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंबल बनाइए एवरेज का, वी लिखिए और उस पर एक एरो लगा दीजिए। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। लिखने का तरीका है, क्योंकि कई बार मॉड फॉर्म में इस प्रकार से लिखकर दे देता है, तब बच्चा समझ नहीं पाता कि दिया क्या है। तो वो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। क्या होती है बच्चों एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल टू टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल। देयरफॉर करके मैं लिख सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू बनेगा बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बन गया हमारा एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जस्ट लाइक एज ए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो एवरेज स्पीड था, ये एवरेज वेलोसिटी है। पर ध्यान रहे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? यस। कब हो सकते हैं? कि व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता था। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नोट लगाकर यहां पर बात को लिख देता हूं, when particle moves on straight line without change of its direction, then क्या होगा भाई? एवरेज स्पीड की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। या इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, चलो ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। एवरेज स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाएंगे, पर तभी होगा जब पार्टिकल कहां चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, बिना डायरेक्शन चेंज किए चलेगा। अदरवाइज जनरल रिलेशन की बात करें हम, जनरल रिलेशन, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू या तो ज्यादा होती है या बराबर होती है मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा ही मिलेगी या बराबर मिल सकती है। बराबर केवल इस कंडीशन में मिलती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम मिले आपको, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
ये तो बात हुई एवरेज वेलोसिटी की। बात करते हैं बच्चों अब जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आती है अपने पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि नाम में इंस्टेंटेनियस यानी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम represent instantaneous velocity। और जैसा मैंने बताया कि भाई अगर आप यहां पर डेल्टा टी लेते हो तो ये एक इंटरवल ऑफ टाइम है, तो ये एवरेज को शो करेगा। इंटरवल पर हमेशा एवरेज होता है, पर अगर आप इस टाइम इंटरवल को टेंस टू 0 कर देते हो तो यहां मेंशन करते हैं हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये बनता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये होता है ds वेक्टर अपॉन dt के बराबर, जिसको आप कहते हो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की देखी जाए तो 3 डेफिनेशन बन गई है बच्चों। पहली बन गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप इसको, पर ध्यान रहे काम की बात समझो। एक इंपॉर्टेंट नोट आपको यहां पर समझाता हूं। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पाथ कैसा बन रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन के अंदर ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। पर अगर पाथ कर्व्ड पाथ है कोई भी, ठीक है, कर्व्ड पाथ बना है बच्चों अगर, तो पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, ये टेंजेंट है, इस कर्व्ड पाथ पर ड्रॉन टेंजेंट की डायरेक्शन के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी बच्चों। ठीक है, 2 ही पाथ बन सकते हैं, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा। जिगजैग पाथ भी कर्व्ड पाथ ही होता है, कोई सा भी पाथ हो। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर है तो मोशन की डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, पर अगर कर्व्ड पाथ है तो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर आप देख रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट को ड्रॉ करना, और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। सेकंड बात, पार्टिकल चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाए, कर्व्ड पाथ पर जाए, इंस्टेंटेनियस स्पीड is always equals to magnitude of instantaneous velocity, always। ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। बोले सर स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अरे भाई एक इंस्टेंट मतलब एक पॉइंट, और एक पॉइंट पर कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे अलग अलग हो सकते हैं यार। इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों सेम ही होंगे, हमेशा बराबर ही होंगे। यह बात हुई बच्चों टोटल थ्योरी की अपने पास में, स्पीड और वेलोसिटी आर्टिकल नंबर 3 की कंप्लीट थ्योरी।
ठीक है, अब इस पर बात करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स की। चलिए वो अगली क्लास के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कवर हो गया और अगली क्लास के अंदर हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।